नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलार इक्लिप्स जो कि 21 जून 2020 को होने वाला है, घटित होने वाला है। सूर्य ग्रहण की मैं आज बात कर रहा हूं। तो इसका हर एक राशि पे यानी कि हर एक लग्न और राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ मैंने जो शब्द यूज़ किया लग्न और राशि, ध्यान दीजिएगा। आज मैं जो भी बताऊंगा उससे आप अपने चंद्र कुंडली और लग्न, इसे ज़्यादातर अपने लग्न से देखिएगा, पर इसे चंद्र कुंडली यानी कि चंद्र आपका जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से भी ज़रूर देखिएगा। तो ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के दोनों से मिलाना है जो मैं आपको बताऊंगा। अब बेसिकली ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जो ये ग्रहण होता है इसमें ग्रहण जो भी होते हैं, बेसिकली ये जो हम मून चार्ट जो होता है ये हमारे इनर माइंड को दर्शाता है, सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है। तो ये उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और जो लग्न होता है, हमारी जो जीवन चल रही है सांसारिक, हमारा जो एक्चुअल लिविंग हम लाइफ जी रहे हैं, जो लिविंग है हमारा, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो असेंडेंट से तो देखना ही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे मून चार्ट से भी ज़रूर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे और नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी लाइफ से जुड़े जो मुद्दे हैं, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप, राहु को चार्ट में कैसे देखें, कौन सा जेमस्टोन पहनना है, विपरीत राजयोग, पंचमहापुरुष, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। और आई नोटिफिकेशन में कुछ अच्छे वीडियोस हैं, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस दे रखे हैं जो कि आप अपने विषय अनुसार देख सकते हैं। तो टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो 21 जून 2020 को पड़ रहा है, ये तो सबको पता है। बेसिकली ये जो इसका जो स्टार्ट जो होने वाला है, यानी कि जो ये स्पर्श करेगा, बेसिकली वो करीबन 10:15 के आसपास ही, जो 10:15 मॉर्निंग टाइम जो होता तब ये स्पर्श में आएगा, यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो इससे पहले जैसे कि इसके पहले सूतक काल जिसे हम कहते हैं, सूतक काल यानी कि ऑलमोस्ट जो देखा जाता है वो 12 सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले इसे माना जाता है कि इन 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है। यानी कि ये अप्रॉक्सीमेट टाइम अगर हम पकड़ें तो 10:15 से सुबह से, यानी कि उसके पहले जो 12 घंटे होंगे, यानी कि एक समझ लीजिए आप 20 तारीख की रात से ही समझ लीजिए, ये करीबन 12 घंटे आपको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा। यानी कि जहाँ तक है कि भोजन नहीं करना होता है, जैसे आपको पता है, कोशिश करें कोई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैंटिंग मंत्र, यानी कि जो लोग जिनके होते हैं ना ईस्ट होते हैं, ईस्ट को अपने आराध्य करें, सबसे अच्छा होगा। सूर्य नारायण का आप जाप कर सकते हैं या फिर उनका मंत्र चैंट कर सकते हैं, वो अच्छा होता है बेसिकली। इवन ऐसा भी बोल सकते हैं कि देखिए, इस टाइम पे आप कोई भी जिस भी भगवान के जिस भी भजन में आपको आनंद आता है, मैं कहूँगा उस भजन को, उस मंत्र को आप करें, आपके लिए वो पॉजिटिव होगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये ग्रहण कहाँ लग रहा है, कैसे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये ग्रहण काफ़ी जगहों पे दिखेगा, भारत में भी दिखेगा। तो इसका जो समय है, समय अनुसार हम उसके चार्ट निकालेंगे अगर, तो ये ग्रहण किस किस कुंडली पे, हर एक राशियों पे क्या असर देगा, आज मैं आप उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है करीबन, इसका आप समय निकालेंगे तो ये आपको दिल्ली के समय अनुसार 21 जून 2020 का डेट है, और समय जो मैंने डाला है 10:15 है। तो ये चार्ट आपको मिल जाएगी। और ये ग्रहण का समय यानी कि जब स्टार्ट होगा बेसिकली, तो ये जैसे कि कितना इफेक्ट करेगा, कौन कौन सी राशियों का इफेक्ट करेगा और कितना, जैसे कि कहा जाता है कि हर एक ग्रहण का एक सीमा होता है, वो कितना दिन तक, कितना टाइम तक हो। जैसे कि ग्रहण करीबन 3 से 3.5 घंटे का ये ग्रहण है। तो ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि ये करीबन 3 से 4 महीने के आसपास आपके ऊपर ये प्रभाव डालेगा, हर एक राशि की मैं बात कर रहा हूँ। और मेजरली जो राशि आएगी उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। अब इसे ध्यान से समझते जाइएगा। आप देख सकते हैं ये जो चार्ट आया है, सिंह लग्न का चार्ट आया है, यानी कि जब ये ग्रहण लगेगा उस वक्त जो लग्न यानी कि ईस्ट में जो साइन राइज हो रही होगी, ईस्ट दिशा में, वो होगी सिंह लग्न। और देख सकते हैं 8 डिग्री का ये लग्न है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ल लिखा हुआ है वो लग्न है। और
सिंबल वाइज सूर्य, तो आप देख सकते हैं डिग्री वाइज भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रहण लग रहा है ये उस जब लग रहा है कि जब स्टार्ट होगा तब सूर्य का लग्न रहेगा, यानी कि सूर्य का लग्न रहेगा और सारे जो प्लैनेट हैं जहाँ पे ग्रहण लग रहा है आप देख सकते हो, ये ग्रहण लग रहा है 11th हाउस में, जहाँ पे सूर्य, बुध, चंद्र, राहु सब के सब इकट्ठे हैं। 11th हाउस देखिएगा, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है वो इस कुंडली का 11वां भाव है, यानी कि सूर्य को, यानी कि सूर्य लग्न में 11वें भाव पे ये ग्रहण लग रहा है। अब ये ग्रहण और डिटेल में जाए तो कहाँ कहाँ लग रहा है, देखिए दोस्तों, ये मृगशिरा के चौथे पद, यानी हर एक नक्षत्र में पद होते हैं, 1 2 3 4 पद होते हैं, तो आखिरी पद जो है चौथे पद में ये ग्रहण लग रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण लग रहा है। और आपको बता दूं, ये जो ग्रहण है बेसिकली जो भी लोग जेमिनाई राशि के हैं, जो भी लोग जेमिनाई लग्न यानी कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले लोग, उनके लिए विशेष ये प्रभाव देगा, नेगेटिव प्रभाव देगा उनके ऊपर मैं कहूँगा। और जिनका जन्म कालीन चंद्रमा, यानी कि जिनका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, जिनका जन्म लग्न यानी कि आपका लग्न अगर मृगशिरा नक्षत्र में है, इन लोग के लिए ये अच्छा नहीं है, इन लोग की ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मेकिंग होगा, इनके लिए वो अलग। अब मैं क्या क्या असर देगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ, लेकिन विशेष जो क्या समझने वाली बात है, जेमिनाई राशि के लिए, जेमिनाई लग्न के लिए ये विशेषकर हानि। राशि में जब मैं बोल रहा हूँ, जब राशि बोल रहा हूँ यानी कि चंद्र साइन से मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं लग्न बोल रहा हूँ इट्स योर राइजिंग एसेंडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेंडेंट। सो फॉर जेमिनाई एसेंडेंट एंड जेमिनाई राशि, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो एक्लिप्स पड़ रहा है ये मेजर इफेक्ट करेगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो जो जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र यानी कि जिनका चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, उनको बहुत इफेक्ट करेगा, या फिर जिनका लग्न मृगशिरा नक्षत्र यानी कि देखिए जो मिथुन लग्न में पैदा हुए होंगे, यानी कि जिनका पहला घर में 3 नंबर लिखा होगा, ठीक है, वो चेक करेंगे। अगर आपका जो लग्न है वो मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है तब आप पे ये ज़्यादा असर करेगा, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब स्टार्ट करता हूँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों मेष राशि से। मेष राशि, ये ग्रहण आप देख सकते हैं तीसरे भाव में, यानी कि आप देख सकते हैं 3 नंबर, यानी कि मिथुन राशि जो है वो इस कुंडली में तीसरा भाव होता है मेष लग्न वालों के लिए। तो और मेष लग्न हो या मेष राशि हो, यानी कि हो सकता है आपका चंद्रमा मेष यानी कि 1 नंबर में बैठा हो तो मेष राशि हुई आपकी, और अगर आपका 1 नंबर आपका लग्न है तो आपका लग्न जो है मेष हुआ। तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिएगा, ये जो ग्रहण है आपके तीसरे भाव में लग रहा है। तीसरे भाव में ग्रहण लगना यानी कि देखिए क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अशुभ, यहाँ पे देखिए अगर मैं देखूँ, राहु अशुभ प्लैनेट हैं, सूर्य क्रूर प्लैनेट हैं, बुध का आपको पता होगा अगर वो गलत के साथ बैठता है गलत एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही जो बुध की एक आदत होती है जिस प्लैनेट के साथ होता है उसके जैसा वो रिजल्ट देता है ज़्यादातर, ऐसा बुध के बारे में कहा जाता है। और बुध उसकी एनर्जी को आपको कन्वर्ट करके देता है कि वो कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर हम देखें यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो चंद्रमा अस्त है, अस्त यानी कि चंद्रमा कम्बस्ट है। आप डिग्री वाइज समझना चाहें, चंद्रमा जो है 5 डिग्री का है, आप देख लीजिए, सूर्य जो है 6 डिग्री का, अंतर कितना हुआ 1 डिग्री का। ये चंद्रमा भी बुरी तरह कम्बस्ट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करूँ कि बुध जो है, बुध की डिग्री 20 डिग्री है यहाँ पे, और बुध राहु की डिग्री यहाँ पे 4 डिग्री है, तो सूर्य की डिग्री 6 डिग्री। आप सारी डिग्रियों पे ध्यान दीजिए, सूर्य की, राहु की, बुध की, चंद्र की, क्योंकि ये सब साथ में बैठे, उनकी डिग्रियों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे कि देख सकते हैं सूर्य चंद्र, ये चंद्र पूरी तरह से कंबस्ट हो चुका है, राहु और सूर्य जैसे कि ग्रहण है तो पूरी तरह से देख सकते हैं डिग्री वाइज आप देखेंगे एकदम क्लोज है ग्रहण, क्योंकि ये ग्रहण के स्टार्टिंग का टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से इसको समझिएगा। तो ये 3rd हाउस में क्रूर प्लैनेट होना वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो चंद्रमा कंबस्ट हुए हैं इस कुंडली में, चंद्रमा आपके 4th हाउस यानी कि सुख भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, आपके कंफर्ट जोन को ये हिलाएगा थोड़ा सा, यानी कि कहते हैं ना आंतरिक शांति भंग करेगा, माता जी की
बोलते हैं ना कि माता जी की तबीयत, या फिर आप कह सकते हो कि या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम डीलिंग करनी है आपको, यानी कि प्रॉपर्टी डीलिंग की कुछ भी ऐसी करनी है, तो वहाँ के लिए फ़िलहाल मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा समय नहीं है, क्योंकि मंगल भी आपके 12वें भाव में है। अगर आप देखेंगे आपके लग्नेश जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं इस इक्लिप्स यानी कि ग्रहण के दौरान। तो ये उस चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड हाउस यानी कि बेसिकली जो लोग मैं कहूँगा कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग या हैंड स्किल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। और बट जिनके छोटे भाइयों से अनबन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, मेरा आपसे निवेदन होगा उनसे इग्नोर करें, फिलहाल उनकी बातों में ज़्यादा आना पड़ेगी। छोटे यंगर ब्रदर्स से बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अपने से छोटों से। ओवर डेयरिंग यहाँ पे ना करें। देखिए जब पाप ग्रह यानी कि जैसे कि राहु हैं और सूर्य भी एक क्रूर ग्रह हैं, ऐसे ग्रह जब थर्ड हाउस में आते हैं तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना होता है कि ये ओवर डेयरिंग करें, यानी कि ऐसा कोई काम ना लें बस कि दिखावे के लिए, या फिर अपनी फ़िलहाल ये टाइम मैं कहूँगा कि रिस्क लेने का बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो काम आप नॉर्मल रिस्क आप लेते हो वो आप लोगे, या वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। कम्युनिकेशन मार्केटिंग वालों के लिए सही है। जो लोग हैंड स्किल से कुछ करते हैं, जैसे कि आप मैकेनिक से कुछ करना है, या फिर आप कोई डायग्राम सिविल इंजीनियर हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये ऑलमोस्ट ये अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा फोर्थ हाउस के चंद्रमा यहाँ पे बुरी तरह कंबस्ट हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगा आपके कंफर्ट, आपके इनर पीस को ये थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर देगा। इमोशनल प्रॉब्लम आपके लाइफ में ला सकता है। उसके लिए ये जो 3 से 4 महीने हैं आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं वृष राशि, वृष लग्न की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे घर में ये ग्रहण का असर आपके सेकंड हाउस में पड़ रहा है, देख लीजिएगा। सेकंड हाउस में अगर ये ग्रहण का इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा सोच समझ के बोलें। कोई कमिटमेंट किसी को बोलते ना फ्लो में कोई कमिटमेंट ना कर दें। पैसे की कमिटमेंट तो बिल्कुल ना करें। इस वक्त कहूँ किसी को पैसे लेन देन की कमिटमेंट आपको मैं कहूँगा स्पेशली ना करें। कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का सही समय नहीं है आपको इसमें। देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ये नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ सावधानियाँ बता रहा हूँ। आप ऐसा मत बोलिए आप बहुत नेगेटिव बता रहे हो। ऑब्वियसली देर आर मोर देन ऑलमोस्ट मैलेफिक प्लैनेट्स आर देयर। सेकेंड हाउस जो होता है सेंसिटिव होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फैमिली में इशू हो सकता है, फैमिली में झगड़े होना, फैमिली में विवाद होना। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आप करते हो जहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है कि यानी कि लिटिगेशन के दौरान या कुछ पुलिस कंप्लेन हो जाए, आपको जेल यात्रा तक करनी पड़ सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कानूनी पचेड़ों में ना पड़े इस वक्त, खास करके कानूनी पचेड़ों में ना पड़े। कोई इलीगल काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप बोलते हैं ना बातचीत करके कोई इलीगल काम कर रहे हैं, यानी कि विथ योर टॉकिंग स्किल, क्योंकि सेकंड हाउस जो है मुंह का होता है। तो स्पेशली इन सब चीज़ों से बचें, इलीगल काम ना करें। पैसे से रिलेटेड चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करें। पैसे के लिए सही समय नहीं है। फैमिली के अंदर कोई भी अननेसेसरी डिस्प्यूट ना करें, बिकॉज ये उसके लिए भी ये सही समय नहीं है। आपको बता दूं शुक्र आपके लग्न में है, ये बेनिफिट देगा। बेनिफिट यानी कि आपकी स्थिति को फिलहाल ये जो शुक्र है संभाल देगा। ये 2-3 महीने जो है आपको पैसे वाले काम स्पेशली संभाल के करने हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बता दिया, कमिटमेंट्स अनवांटेड नहीं करनी, खास करके पैसे के मामले में एज आई सेड। अब मुंह का भाव है, यानी कि मैं कहूँगा फालतू चीज़ें यानी कि फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें यानी कि खान पान का, यानी कि सात्विक चीज़ें खाएं, सात्विक भोजन करें। ये विशेष आपके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप सात्विक रहें। इस वक्त सात्विक नहीं होंगे तो थोड़ी सी ये दिक्कत परेशानियाँ दे सकता है। ये जो पर्टिकुलर प्लानिटरी सिचुएशन है ये 4 महीने तक आपको अननेसेसरी जैसे कि गले के छाले हो गए, बिकॉज ये 3 नंबर साइन जो है ये बेसिकली हमारे थ्रोट को दर्शाता है, हमारी सांसों को। एयर साइन है ये 3 नंबर जो है, जेमिनाई जो होता है वह एयर साइन होता है और ये थ्रोट को दर्शाता है। तो ऑब्वियसली कोई भी अनवांटेड चीज़ें से बचें और फ्रेश एयर हो सके तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर ले, योगा करें, मेडिटेशन के लिए आपके लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन राशि। दोस्तों जैसे कि आप लग्न में देख सकते हैं काफ़ी सारे और ये ग्रहण जो है लग्न में लग रहा है। जैसे मैंने इस पे स्टार्टिंग में ही समझा दिया, मिथुन राशि वालों को हेल्थ, इमेज,
इन सब चीज़ों का खासा ख्याल रखना है। साथ ही साथ केतु 7th हाउस में जा रहा है, जो कि मैरिज रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा ये दिक्कतें परेशानियां दे सकता है। और अगर आपका लग्न जो है वो मृगशिरा में है या फिर चंद्रमा मृगशिरा में ही है, तो आपको विशेष ध्यान देना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप से मैं कहूँ या फिर मैं धन के लिए भी कहूँ, यानी कि वेल्थ जो है, जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव का स्वामी है, जो कि आप देख सकते हो 12th हाउस में, यानी अपने से 12वें आया है और कंबस्ट हो गया है बुरी तरह। कोई भी नया निवेश ना करें, कोई नया वेंचर ना चालू करें, किसी भी तरह का इस वक्त की 3 से 4 महीने आपको इन्वेस्टमेंट, कोई भी अगर आप नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, तो विशेषकर फिलहाल के लिए यह सही समय नहीं है। कर्क की बात करें, कर्क के लिए भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देखिए सारे प्लैनेट्स 12th हाउस में है। 12th हाउस में आपका जो लग्नेश है, यानी कि कर्क का चंद्रमा जो है कंबस्ट है। अभी अगेन मैं कहूँगा हेल्थ की बात, हॉस्पिटलाइजेशन तक की बात आ सकती है, अननेसेसरी खर्च हो सकते हैं, यानी कि सेहत पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे, कोर्ट मुकदमा कचहरी, इन सब चक्करों में पैसे खर्च हो सकते हैं। तो किसी भी तरह का अननेसेसरी रिस्क ना लें। केतु 6ठे भाव में है, तो मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल किसी भी कानूनी पचड़ों से दूर रहें, किसी भी चीज़ में ना पड़ें। केतु देखिए 6ठे भाव में वैसे ठीक ठाक रिजल्ट देता है, यहाँ पे केतु का 6ठे भाव में होना ये अच्छा है। लेकिन 12th हाउस में जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, आपका लग्नेश है, इवन सेकंड लॉर्ड यानी कि जो 5 नंबर सूर्य जो है वो 12वें में है, जिनको ग्रहण जिन पे ग्रहण लग रहा है। तो विशेषकर मैं कहूँगा आपके लिए कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए मैं कहूँगा विशेष सावधान हो जाएं। आपके लिए, वेल्थ के लिए, फैमिली के लिए और हेल्थ, ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा बुरा परिस्थिति मैं कहूँगा मिथुन के बाद, मिथुन और कर्क वालों के लिए मैं सावधानी कहूँगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहें हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। यानी फैमिली, वेल्थ, सेकंड हाउस जो होता है, सूर्य जो है जहाँ के स्वामी है 12वें में है, इनकी यानी कि नुकसान में है। और साथ ही साथ ग्रहण भी लग रहा है, जो कि मैंने कहा 3 से 4 महीने लगभग इसका इफेक्ट आपके जीवन पे रहेगा। तो पूरी तरह से मैं कहूँगा इसमें कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी भी तरह का लेन देन ना करें, किसी भी तरह की कर्ज ना लें। इस वक्त कर्ज भी ना लें, किसी से कोई कर्ज दे भी रहा है तो ना लें, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी कल को। तो उसके लिए फ़िलहाल हो सके, जितना हो सके बेसिक लेवल पे जो जीवन जी सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट होगा। और विशेष अपने हेल्थ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो लग्नेश है वो कंबस्ट है इस ग्रहण के दौरान, यानी कि चंद्रमा बुरी तरह से कंबस्ट है। आप वो देख सकते हैं, सूर्य 6 डिग्री, चंद्रमा 5 डिग्री, जैसे मैंने समझाया आपको। तो उसके लिए ये अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज़ के लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, अगर कुछ आपका ऐसा है जो प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही है और ख़रीदने वाले हैं, मैं तो कह रहा हूँ खरीदने वाले हैं, आपने पैसे दे दिए हैं, वो चीज़ आप कर लीजिए, उसके लिए ठीक ठाक समय। खास करके व्हीकल अगर आप खरीद रहे हैं, मैं प्रॉपर्टी तो नहीं कहूँगा, लेकिन व्हीकल्स कुछ खरीदने वाले हैं, यानी कि वाहनों की बात कर रहा हूँ, वाहन कुछ खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए ठीक ठाक समय है। कारण ये है कि जो चौथे भाव के शुक्र हैं वो है 11th हाउस में, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्थिति है आपके लिए, ठीक है। और अब बात करते हैं सिंह लग्न, यानी कि लियो एसेंडेंट, लियो जोडिएक साइन यानी मून साइन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी पोजीशन में देख रहा हूँ कि 11th हाउस में, जैसे कि हम जानते हैं 3, 6, 11 ये बेस्ट प्लेस माने जाते हैं मैलेफिक्स के लिए। तो यहाँ पे राहु जहाँ बैठ जाता है वहाँ पे सब मैलेफिक हो जाते हैं, आपको पता है, ये राहु अगर बैठ गया तो सबको लेके जाता है। और देख सकते हैं सूर्य, चंद्र, राहु, बुध सबके सब 11वें भाव में हैं। यहाँ पे हेल्थ वाइज भी सिचुएशन अच्छी, कि लग्नेश 11वें भाव में है, ग्रहण लग रहा है। यहाँ पे ग्रहण से मैं यही कहूँगा कि ग्रहण जो है इमेज का ध्यान रखें, अननेसेसरी ब्लेम आपके ऊपर लग सकते हैं, कोई इतना आपने पैसे खा लिया, आपने इतना घोटाला कर दिया, ऐसे फालतू के अननेसेसरी ब्लेम्स आपके जीवन में आ सकते हैं, बर्डन आ सकते हैं। बट अदरवाइज देखा जाए तो फाइनेंस वाइज सिचुएशन अच्छी रहेगी, है वेल्थ वाइज सिचुएशन अच्छी रहेगी, हेल्थ वाइज सिचुएशन अच्छी रहेगी। हर एक मामले में सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले दोनों भी ये अच्छी स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पे केतु जो है वो पंचम भाव में, केतु का पंचम भाव में होना जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मैंने कहा दूसरा, 5वां, 7वां बहुत सेंसिटिव होता है, तो 5th हाउस में केतु जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये बच्चों से रिलेटेड कुछ टेंशन दे सकते हैं। अगर मैं कहूँगा अगर आप लेडीज़ हैं और आपका सिंह लग्न या सिंह राशि है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपका कुछ पीरियड है 3 से 4 महीने में, कुछ डॉक्टर ने डेट रखी है, तो आपको विशेष
ध्यान देना चाहिए। 3 से 4 महीने बहुत ही केयरफुल रहना है। दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर द चाइल्ड, प्रोजिनी, लव अफेयर्स, एजुकेशन। इनके लिए थोड़ा सा ये 3 से 4 महीना थोड़ा तकलीफदायक हो सकता है। अदरवाइज सिंह लग्न को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये हर एक मामले में बेनिफिट में रखेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि, कन्या लग्न। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो सारे के सारे प्लैनेट 10th हाउस में चले गए हैं। राहु, सन, चंद्र, ये देखिए। अब मैं आपको बता दूं, ये सिचुएशन जो है, जैसे कि 1, 4, 7, 10 ये हमारे स्वयं के भाव होते हैं। जैसे कि पहला भाव हमारा स्वयं असेंडेंट होता है, चौथा भाव हमारा सुख होता है, 7वां भाव हमारा पार्टनरशिप, हमारा रिलेशन होता है विद सोसाइटी, 10वां भाव हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन होता है। यहाँ पे सब कुछ हमारा ज़्यादा, 4th हाउस इज लाइक हमारे बारे में ज़्यादा होता है वो 4th हाउस, वी आर द सेल्फ। सो तो 10th हाउस में आप देख सकते हैं सारे जो प्लैनेट है वो 10th हाउस में आ गए हैं। चंद्र, सूर्य, राहु, बुध सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। देखिए 10th हाउस में यहाँ पे बुध हैं, तो ये कहीं ना कहीं करियर को संभालने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इस वक्त ये जो सिचुएशन आपके यहाँ पे बन रही है, कंफर्ट लेवल, केतु 4th में गए, कंफर्ट लेवल पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कंफर्ट लेवल डिस्टर्ब करेंगे। और 10th हाउस से रिलेटेड करियर में भी कुछ ना कुछ ये दिक्कत परेशानियाँ ज़रूर देंगे। दिक्कत परेशानियों का मतलब देखिए, 12th लॉर्ड जो है विदेशों से भी, अगर आपका संबंध, जैसे कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जिसके मल्टीनेशनल ब्रांच, अगर उसमें आपको थोड़ी से, अगर उसमें काम करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती, जॉब से रिलेटेड टेंशन, करियर से रिलेटेड टेंशन आपको ये दे सकता है। और यहाँ पे मैं कहूँगा 11th लॉर्ड जो है वो कंबस्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप, यानी 4 नंबर जो लिखा है वो आपका 11वां भाव है। 11वें भाव का स्वामी चंद्र जो है वो 10th हाउस में आके कम्बस्ट हो रहा है बुरी तरह से। तो यहाँ पे मैं कहूँगा गेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो लूज़ हो रही है, यानी कि कमज़ोर पड़ रही है। और करियर और जॉब के लिए ये थोड़ा सा मैं कहूँगा इनसिक्योर टाइम है, थोड़ा आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। यहाँ पे बॉस से झगड़ा करना, अपने हायर अथॉरिटी से कोई मतभेद करना, ये सही समय नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं करें। 3 से 4 महीना जैसा बोले वैसा करो। अब मैं कहूँगा आपके लिए ये अच्छा रहेगा, आपके जॉब करियर के लिए अच्छा रहेगा। 4th हाउस में केतु है, मॉम के हेल्थ का ध्यान रखें, अपने पर्सनल पीस को, यानी कि थोड़ा हो सकता है आपका पर्सनल पीस, पर्सनल कंफर्ट डिस्टर्ब हो फैमिली के अंदर, होम के अंदर, तो थोड़ा उसको लेके अंडरस्टैंडिंग में करिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड ना करें किसी चीज़ों को घर के अंदर, तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि, तुला लग्न। देख सकते हैं सारे जो प्लैनेट है वो 9th हाउस में चले गए, भाग्य भाव कमज़ोर होने की नौबत में है। केतु 3रे भाव में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं साहस पराक्रम के लिए, जैसे कि 3rd हाउस में मैलेफिक्स आर गुड, बट स्टिल केतु अगर 3rd हाउस में है तो यहाँ पे मैं कहूँगा छोटे भाई बहन अगेन मैं कहूँगा उनसे आपको थोड़ा सा अनबन नहीं करनी है, और अगर सामने से आपको कुछ गलत बोलते हुए तो एटलीस्ट ये टाइम सही नहीं होगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और भाग्य भाव इस वक्त कमज़ोर है, तो कोई नया बिजनेस या कोई नया कुछ भी नया स्टार्ट ना करें, नया घर ना खरीदे, नई वाहन ना खरीदे। फिलहाल कुछ अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने सोच के रखा है, जस्ट स्टॉप इट फॉर द टाइम, 3 से 4 महीने जाने दीजिए, उसके बाद कुछ सोचिएगा। ये स्पेशली मैं कहूँगा कोई बड़ा यात्रा करने वाले हैं, यानी कि कोई फॉरेन टूर करने वाले हैं, या फिर कोई आउट स्टेट टूर करने वाले, तो अगर अवॉइडेबल हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि यात्रा, लंबी यात्रा, जो 9th हाउस होता है लंबी यात्रा को दर्शाता है, 3rd हाउस जो होता है वो यात्रा को दर्शाता है, तो उसके लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा समय नहीं है लंबी यात्राओं के लिए ये। तो मेरा आपको जस्ट एक मेरे साइड से एक इनपुट है कि लंबी यात्राएं ना करें। कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में, बोलते हैं ना, इस वक्त अनलकी हो सकती है वो यात्रा आपके लिए, यानी कि आपका पर्पस सिद्ध नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हो, तो दिस विल बी द प्रॉब्लम। अदरवाइज चार्ट इज़ ओके, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल ये जो इसका जो ग्रहण का प्रभाव है आपके चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है तुला राशि, तुला लग्न के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे प्लैनेट जो है वो 8th हाउस में चले गए, यानी कि सूर्य हो, चंद्रमा हो, भाग्य भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, 10th भाव करियर का स्वामी सूर्य अष्टम में चला गया, और लग्नेश जो है वो 5th भाव में है, यानी कि जो करियर जिसका ये चार्ट है वो यहाँ पे 5th हाउस में है। उसके बाद बुध जो हैं, राहु जो हैं, ये यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड भी 8th में चले गए। देखिए यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन तो नहीं है। सेकंड हाउस में केतु है, आप देख सकते हैं केतु 2nd हाउस में आपके बैठे हुए हैं, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ आपका 2nd हाउस है। तो अगेन वही 2nd हाउस में, यानी कि वेल्थ को लेके कोई खास मैं कहूँगा कि कोई डिसीजन ना ले,
लेकिन ये जो सिचुएशन है राहु इन 8th हाउस, सडन कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में हेल्थ वाइज, खास करके इनकम से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है आप देखेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ ये जितने भी एस्पेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे चाहे वो केतु, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है इस चार्ट के लिए, बट स्टिल मंगल जो है अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि लग्नेश त्रिकोण भाव में चला गया, तो एक थोड़ी सी ये स्ट्रांग आपको ये सिचुएशन दे रहा है। और लग्नेश की दृष्टि भी है 8th हाउस पे, चौथी दृष्टि मंगल की, एक थोड़ी सी ये स्ट्रांग आपको स्ट्रांगनेस दे रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं है। कोई सडन इशू आपके जीवन में आ सकता है, कोई ऐसा डिजीज़, सर्जरी, इन सब चीज़ों की नौबत आ सकती है। आई एम सॉरी, बट देखिए जो है, मैं कहना चाहूँगा इसे आप बहुत नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में ऐसा हो, कभी किसी को ना हो, मैं कहूँगा, बट स्टिल जो मुझे दिख रहा है, मेरा काम है वो बोलना, तो आई एम रियली सॉरी अगर मेरी बातें आपको नेगेटिव लगे, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो ऐसी सिचुएशन को ला सकता है। तो मैं विशेष कहूँगा केतु अगर 2nd हाउस में है, खान पान का दोष नहीं होना चाहिए, नॉनवेज वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए इस वक्त फ़िलहाल। जो खाएं शुद्ध खाएं, नेचुरल खाएं, ज़्यादा अच्छा होगा। बीमारी कोई भी हो, देखिए 8th हाउस की बीमारियां जो होती है बेसिकली फर्स्ट अटैम्प्ट पे जल्दी पकड़ में नहीं आती, यानी कि थोड़ा सा हिडन हाउस है, सडन होंगी और पकड़ में नहीं आएंगी, तो ये एक दिक्कत देती हैं। तो ये इसको आपको ध्यान देना है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो विजिट कीजिए डॉक्टर के पास। फिलहाल तो आप डॉक्टर का और हॉस्पिटल का क्या हाल है मुझे मालूम है, आपको भी पता है, बट स्टिल जो है सो है, मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो 8th हाउस से रिलेटेड यानी कि सडन प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती हैं। भाग्य भाव कमज़ोर है। 10th हाउस करियर को परेशानी हो सकती है। भाग्य भाव जैसे मैंने कहा यात्राओं के लिए भी ये सही नहीं रहेगा ज़्यादा, बहुत को मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छा टाइम है। ग्रहण लग रहा है जिस भाव में, यानी कि 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। जीवन में अचानक कुछ भी अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई भी चीज़ें करें तो बहुत सोच समझ के करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो। और ससुराल पक्ष जो आपका होगा, यानी कि वाइफ बोलते हैं ना, वाइफ इन लॉ, या फिर अगर आप औरत हैं तो क्या कह सकते हैं कि फादर इन लॉ, तो उनके यानी कि जैसे कि 8th हाउस ससुराल को भी दर्शाता है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं उनके लाइफ में, वहाँ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अब बात करते हैं धनु राशि, सजिटेरियस, केतु लग्न में 7th हाउस में आप देख सकते हैं ग्रहण लग रहा है। 7th हाउस में सारे प्लैनेट हैं जो देख सकते हैं, जहाँ पे चंद्र, सूर्य, राहु, बुध दिख रहे हैं। आपका 7th हाउस है जहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। तो 7th हाउस ऑब्वियसली दाम्पत्य जीवन के लिए विशेषकर ये हानिप्रद होगा। और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं वो लोग सावधान रहे, पार्टनरशिप में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप बिगड़ सकता है आपका, तो क्लाइंट को बहुत ही संभाल के, क्लाइंट की नीड को समझ के कोई कमिटमेंट कीजिएगा। अननेसेसरी अनवांटेडली कोई कमिटमेंट ना करिएगा, ये बिजनेस करने वालों के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ। और अपने वाइफ से भी अनवांटेड कमिटमेंट ना कीजिएगा, बिना मतलब के झगड़े झंझट आपके जीवन में आएंगे। तो ये सही समय नहीं है दाम्पत्य जीवन के लिए, पार्टनरशिप के लिए। पार्टनर या फिर किसी भी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है ऐसा, तो आपको सावधान रहना है। क्योंकि देखिए ये जो फिलहाल देखिए ये 7th हाउस है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, और इतने सारे प्लैनेट यहाँ पे आए हैं, तो जिसके जीवन में ऑलरेडी परेशानियाँ चल रही हैं इससे रिलेटेड, और वो धनु राशि का है, तो उसके लिए तो ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आई कैन से। बट स्टिल आपको सावधान मैं ही कर सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि सावधान रहना है। मिसअंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, चीज़ों को समझना है, बस यही मैं कहूँगा फ़िलहाल। दोस्तों अब आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि में आप देख सकते हैं सारे के सारे प्लैनेट 6th हाउस में चले गए, जो कि एक अच्छा है, बहुत ही बढ़िया परिणाम देगा। ये आपको जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे विल पावर की, जहाँ पे आपकी हार होनी थी, वहाँ पे ये आपको जीत प्रदान करे। यानी कि कैप्रिकॉन वाले के लिए ये एक विनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 महीने आपके लिए अच्छा है। कोई काम आपसे फिलहाल जो कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि हार हो सकती है या फिर आपके पक्ष में नहीं हो सकता था, वो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। लिटिगेशन हो सकता है, आपकी एनिमिटी है, आपका कॉम्पिटिटर है, वो आप वहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, आपकी जीत होगी। केतु 12th हाउस में है, तो इस पर कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं है। और लग्नेश जो है वो खुद देख सकते हैं आप, लग्न में बैठे हुए हैं, तो कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि 6वां भाव है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है,
अननेसेसरी किसी के लिए लिटिगेशन में पड़ना नहीं है, बस इतना है कि अगर लिटिगेशन कुछ है नहीं तो अननेसेसरी नया लिटिगेशन चालू मत कीजिएगा, वो आपके लिए परेशानी बन सकती है। और अगेन 6th हाउस में जैसे कि 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाके कंबस्ट हो रहा है, सॉरी ग्रहण योग लग रहा है सूर्य को, तो ये अच्छा ही है। आपकी मुसीबतें, आपके ऑब्स्टेकल्स ज़िंदगी में फ़िलहाल ये 4 महीने में कुछ ना कुछ कम होंगे। खास करके ये 6वां भाव जैसे आर्थ त्रिकोण माना जाता है, तो आर्थिक स्थिति यानी कि जिस चीज़ के लिए आप काम प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी कुछ नया कुछ देख रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। ये बेटर हाउस है 6th हाउस, जैसे कि आप जानते हैं एनिमी, लिटिगेशन, डेप्थ। नया डेप्थ मत लीजिएगा, आपको जो पुराना डेप्थ है उसके लिए ये सिचुएशन अच्छी है। कुछ ऐसा होगा कि आपके डेप्थ में कमी आएगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। कुछ नया लिटिगेशन, नया कर्ज, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आपको जीवन में, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट एक्वेरियस राशि की, यानी एक्वेरियस लग्न और एक्वेरियस राशि यानी कुंभ की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, सारे प्लैनेट पंचम भाव में चले गए हैं, और अगेन मैं कहूँगा पंचम भाव बहुत सेंसिटिव होता है। सप्तमेश सूर्य जो है, जिन्हें ग्रहण लग रहा है, वो उस कुंडली में सप्तमेश हैं, और षष्टेश 6th हाउस के लॉर्ड जो है यहाँ पे हैं, यानी स्ट्रगल तो कम करेगा लेकिन पार्टनरशिप के लिए दिक्कत देगा। लव अफेयर्स, अगेन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए दिक्कत परेशानियाँ 3-4 महीने तक हो सकती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एजुकेशन जो है, कुछ नया अभी कंपटीशन में तैयारी कर रहे थे उनके लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा ये टफ सिचुएशन हो सकता है। फोकस को संभाले रखना होगा आपको, फोकस बिगड़े ना आपका। और जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में डील करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया समय अगर मैं कहूँ तो ये अच्छा नहीं है इस साल। फिलहाल आप ये समझ के चलिए कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है, कहीं पे भी बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड रख के इस वक्त अगर आप शेयर मार्केट या इसमें किसी बिजनेस में हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और जुए सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहिएगा। पंचम भाव का पंचम भाव जैसे कि मैंने कहा प्रेम का भाव होता है, एजुकेशन का भाव होता है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एडवर्सली इफेक्ट करेगा, यानी कि बुरा एक प्रभाव देगा। अब बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि, मीन लग्न यानी 12, जहाँ पे 12 नंबर लिखा आपका पहला घर है, मीन लग्न मीन राशि, यानी कि अगर आपका चंद्रमा 12 नंबर पे आपका लग्न है तो ये राशि, ये आपका जो देख सकते हैं, ये जो ग्रहण लग रहा है आपकी कुंडली में 4थे भाव में लग रहा है दोस्तों। तो मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है, आपको बता दूं। 4th हाउस यानी कि आने वाले 4 महीनों में कोई भी नई गाड़ी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील करने वाले हैं तो कोशिश करिए, अगर इग्नोर कर सके तो इग्नोर कीजिए, अवॉइडेबल है तो ज़रूर अवॉइड कीजिएगा। बहुत अच्छा समय इस वक्त ये नहीं है आपके लिए। और आपको बता दूं, ये जो जिन 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो 12, यानी कि जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वो 5वां घर है। चंद्रमा जैसे कि कंबस्ट हैं। अगेन ये मैं कहूँगा कि अगेन जो मैंने 5th हाउस के लिए कहा कि एजुकेशन हो गया, चाइल्ड हो गए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा ये सेंसिटिव टाइम आपके लिए भी होगा। और 4th हाउस में बना है तो यानी सुख, यानी कि आपके लाइफ की हैप्पीनेस, आपके लाइफ के पीस को ये थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्टर्ब करेगा, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। हो सकता है चिल्ड्रन की वजह से, या हो सकता है एनिमी, लिटिगेशन, ऐसी चीज़ों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लिटिगेशन चल रही है उसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है आपके जीवन में। या फिर आपका जो पार्टनरशिप है, यानी कि कहने का मतलब है शादी का, विवाह का जो जीवन है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हानिस्प्रद हो सकता है, परेशानियाँ आ सकती है। बिकॉज ऑलमोस्ट बुध जो है आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, जो कि 4th हाउस में बैठा है, और ग्रहण के चपेट में वो भी है इस पर्टिकुलर चीज़ों में, जमिनाय राशि में 4th हाउस में आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मीन वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। मीन वालों के हैप्पीनेस, पीस को ये बहुत डिस्टर्ब करेगा। मदर के हेल्थ का खासा ध्यान रखिएगा। कोई नया गाड़ी, नया घर लेने वाले हैं तो फ़िलहाल कोशिश करिए, अगर हो सके तो स्टॉप रखिए, चीज़ों को बाद में कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और केतु 10th हाउस में है, दैट्स ओके, दैट्स गुड, इट्स नॉट बैड। आपको ये प्रोफेशन वाइज मैं कहूँगा कुछ राहत देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा फ़िलहाल इसे मैं नहीं कह सकता इस चार्ट को। बिकॉज काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो 4th हाउस जो होता है डिस्टर्ब जब होता है, इंसान के ऑलमोस्ट ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा, मेंटल लेवल पे भी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। और ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ की डिस्टर्बेंस इंसान को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको सावधान रहना है बहुत ही। और 5th हाउस, जैसे मैंने कहा 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा पूरी तरह से कंबस्ट हो रहा है, यानी प्रेम, एजुकेशन,
चाइल्ड बर्थ, इन सब चीज़ों को भी एडवर्स इफेक्ट देगा इन राशि, इन लग्न वालों को। दोस्तों कुछ विशेष बातें अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि देख सकते हैं एक तरह का कालसर्प योग भी बना हुआ है, प्लैनेटरी पोजीशन ही कुछ ऐसी है। राहु केतु के ऑलमोस्ट एक साइड में ही है, हर बार प्लैनेट एक किसी एक कोने में ही चले जाते हैं, तो एक तरह से इसे कहा जाता है कालसर्प योग भी कहते हैं हम लोग। और जो कि प्लैनेटरी पोजीशन यानी कि राहु केतु के एक्सिस के अंदर ही सब कुछ है, यानी कि या तो राहु केतु जहाँ है वहाँ है या तो सब कुछ उसके एक्सेस में है। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, और ऐसे समय पे ग्रहण होना ये तो अच्छा नहीं है। और आपको बता दूं, जैसे कि लोग कहते हैं कि एक महीने में 3 ग्रहण पड़ रहा है, ऐसा तो एक्चुअली नहीं है। बेसिकली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं अपने महीने के हिसाब से, बट इसको कैलकुलेट करना चाहिए हिंदी जो हमारा जो पंचांग वगैरह होता है उसके हिसाब, तो उसके हिसाब से ये एक महीने में 3 ग्रहण नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, कई बार आप सुनोगे, बट ऐसा नहीं है। वो आप कैलकुलेट कर रहे हो डेट टू डेट, जैसे कि कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो कोई खास इतना परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे परेशानी की बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा ये एक्सेस में पड़ रहे हैं सारे ग्रह, ये अच्छा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है। और इस वक्त सारे प्लैनेट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट गुरु जितने भी प्लैनेट्स हैं सब वक्री हैं। इसमें गुरु हो गया, शनि हो गया, सब वक्री अवस्था में है। बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं जो मेजरली अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को, जो कि एक राशि में काफ़ी समय तक रुकते हैं, तो ये इस वक्त थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन को दिखाता है। देखिए जो रेट्रोगेट प्लैनेट होते हैं, बेसिकली रेट्रोगेट का मतलब देखिए अलग अलग मायनों। देखिए रेट्रोगेट का जो लॉजिकल मीनिंग तो यही होता है कि कहते हैं कि दिस इज अ मोशन, ये एक मोशन, प्लैनेटरी मोशन के बीच का अंतर, यानी कि हमें वो दिख रहा है कि वो प्लैनेट पीछे जा रहा है, बट वो प्लैनेट पीछे नहीं जा रहा है। जैसे कि सिंपली एक जब गाड़ी एक दिशा में जाती है एक ही स्पीड से, अब किसी की स्पीड कम ज़्यादा होती है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं बट कम ज़्यादा होती है, तो ऐसा लगता है वो पीछे जा रही है, बट वो पीछे जा नहीं रही होती। जैसे कि हम कभी मेल या फिर ट्रेन या लोकल में जब हम विजिट करते हैं, बेसिकली जो लोग मुंबई में हैं या फिर ट्रेन में विजिट, उनको पता होगा जब एक ही गाड़ी एक ही दिशा में 2 गाड़ियाँ जा रही होती है और एक गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, एक की कम होती है, तो ऑब्वियसली जो मोशन का इफेक्ट पड़ता है वही मोशन है कि पृथ्वी से किसी ग्रह की स्पीड स्लो है या ज़्यादा है, उससे जो ये रिलेटिव मोशन क्रिएट होता है प्लैनेट्स के बीच में, इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेड होना। यानी कि हमें दिखता है कि वो प्लैनेट पीछे जा रहा है, रेट्रो हो रहा है, यानी कि वो वक्री हो रहा है कह रहे हैं। मेरे मायने में देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ वक्री ग्रह जो होता है बेसिकली आपको रिकॉल कराता है, जो भी उसके, जैसे कि जुपिटर है तो आपकी जो डिसीजंस है उसको रिकॉल कराएगा कि तुमने जो पिछले डिसीजंस लिए वो उसमें आपको मंथन करने का एक बोलते ना, इस टाइम पे आपको एक ये टाइम पीरियड देता है कि पिछले चीज़ों को याद करो, पिछले चीज़ों को सुधारो, यानी कि कहाँ कहाँ गलती की उसको फाइंड आउट करो। एक तरह से थोड़ा सा पीछे के थॉट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, पीछे के कर्मों को कलेक्ट कराने की कोशिश करता है। जैसे शनि वक्री है, और जिन के चार्ट में वक्री होता है जन्म के समय, और तब वक्री जब ग्रह होते हैं उनके ऊपर खासा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू जिनके प्लैनेट, जिनके चार्ट में ग्रह वक्री नहीं। जैसे जुपिटर वक्री है इस वक्त, तो जिनके चार्ट में जुपिटर ऑलरेडी वक्री था उनके जन्म के समय, इस वक्त उनको ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको समझ के चलिए। इससे सिचुएशन थोड़ा सा इस वक्त मैं कहूँगा ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज प्लैनेटरी पोजिशंस आर नॉट रियली गुड एक्चुअली, और ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और इसमें लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है कि मतलब कि सबके लिए बहुत परेशानी वाली बात है। थोड़ा नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है बेसिकली, थोड़ा ये सिचुएशंस तो आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी चल रही है पूरे विश्व में। सो इन ऑल दैट सेंस टाइम इज़ नॉट गुड एज पर द प्लैनेटरी पोजिशन, एज पर द करंट सिचुएशन यू कैन सी। सो दोस्तों इसको इस तरह से देखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। अभी के लिए नमस्कार।